मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल प्री के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर सेट करवा रहा था। उसी क्रम में मैं आपको 16 अगस्त के जो सेट थे वो करवा चुका था। अब 17 अगस्त की स्टार्टिंग पे आ गए, तो ये 17 अगस्त की शिफ्ट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इससे आपको ये पता चलेगा आपका पेपर कैसा है। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप ये देखिए कि आपका किस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और आप ये देखिए कि जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ, मैं क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ कि आप उस प्रकार से कर पा रहे हैं। बस यही अप्रोच अगर आपकी क्या फास्ट हो जाएगी तो पेपर जो है आपका आसान हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको पता होगा इस बार जीएस और रीजनिंग को भी मेंस में इंक्लूड किया गया है, तो आई थिंक उसकी भी तैयारी आपकी चल रही होगी। तो ठीक है, सब लोगों को नमस्कार। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत छोटा सा परिवार है आपका, इसको प्लीज बड़ा करिए धीरे धीरे। ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे लेके चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या है कि ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जिस कंसेप्ट से बताया जा रहा है वो कंसेप्ट आसान है कि जो आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं वो आसान है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है ये। तो आपको पता होगा इसमें कि इसको किस टाइप से करते हैं, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, किस टाइप से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। मैं पेन ले लेता हूँ, ये लीजिए। तो देखिए, 2 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 2 पुरुष हैं। तो ये लिखा 2 पुरुष का मतलब क्या है कि 2 मेल हो गए, प्लस 7 महिलाएं तो 7 वुमेन हो गए। ठीक है, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 28 दिन में कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि 6 पुरुष, 6 मेल और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरी कर सकती। तो ये रहा। तो एमडीएच वाला था कि ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये आ गया टोटल वर्क, इधर आ गया टोटल वर्क, ये बराबर हो गए। ठीक है, तो ये कुछ कटेगा तो है नहीं, तो इसको कर लो। तो ये 28 दूना कितना हो जाएगा? 56 M। ये 7 8 56 का 6 ऐसे लगे 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 W। ये 66 M प्लस 11 छक्का 66 के 6 हासिल लगा 6, 11 कम 11 6 17, 176W ये आ गया। अब ये 56 M और ये तो ऐसे कर लो, 196W, ये माइनस का इधर ले आओ तो 176W बराबर 60M माइनस 56M। तो ये हो जाएगा 0, 9 से 6 चला गया 3, तो 30W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 से 6 चला गया 0, 10M। 0 से 0 चला जाएगा, तो वुमेन से मैन का जो रेशियो आ जाएगा इफेंसी का, वो कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? कुल दी 0 से 0 ये 2 आएगा भाई, ये 2 आएगा। 9 से 2 गए 7, तो ये कितना आएगा? ये 2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो अगर आदमी एक दिन में 2 काम करेगा तो औरत एक दिन में कितना काम करेगी? 1 काम करेगी। अगर आदमी एक दिन में 2 काम करेगा तो औरत एक दिन में औरत एक दिन में 1 काम करेगी। तो क्या है, अब किसी की भी इस इक्वेशन में अगर हम मैन की और वुमेन की क्या इफिशियंसी रख दे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क टू ये इक्वेशन ले लो, 6M प्लस 16W और मल्टीप्लाई बाय 11 बराबर 6 इंटू मेल की कितनी है? 2 है, प्लस 16 की कितनी है? W की बात करें तो 1 है, इंटू कितना है? 11 है। तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 16 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 11 हो गया। तो 12 6 16 और 2 18 और 10 28, 28 इंटू 11 कितना? 28 इंटू 11 ये आ गया टोटल वर्क। ये क्या आ गया? ये टोटल वर्क आ गया। अब वो कह रहा है उसी कार्य को 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो पुरुष कितने हैं? 7 पुरुष हैं। एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी? 2 है, तो टोटल 2 पुरुष को मिला के कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इफिशियंसी आपकी? हो जाएगी 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? उसके मिलाकर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, तो 28 इंटू 11 और बटे 14, तो 14 दूनी 28 और 11 दूनी कितना हो गया? 22 हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सब लोगों को? कोई दिक्कत किसी को इसमें? किसी को इसमें कोई दिक्कत?
ये तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ए बी सी डी ए संस्थानों में देखो ये कुछ ऐसा पिछले जो सेट करें उनमें भी क्वेश्चन था, तो क्या एग्जामिनर ने एक सेट तैयार कर लिया और अलग अलग उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको दे रहा है। ठीक है, कह रहा है प्रश्न में क्या कर रहा है, 2015 में संस्थान ए सी और ई में वीसी के लिए, तो ए सी ई 2015 में ए सी और ई ये रहा, ये हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 200 200 400 420 420 और 50 470 और 570 नामांकित छात्रों की कुल संख्या था 2017 में संस्थान बी और डी, 2017 में संस्थान बी कितना हो गया 200 हो गया और डी कितना हो गया 180 हो गया, तो कितना हो गया 380 हो गया। ये कितने से कटेगा, 57 19 दूना 38 3:2, यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, सिर्फ इसमें जोड़ करना था, सिर्फ जोड़ना था। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके पेट में भी पूछे जाए। ठीक है, जो लोग पेट के लिए ये पेट का पेपर भी देने जाएंगे भाई, एसएससी का जो पेपर देना वो पेट का भी पेपर देंगे, तो ऐसे उनके लिए तो बड़ा आसान सी, उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 13,650 हो जाती है, समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। उसने कहा 15% रेट कितना है, 15 कितना है, अमाउंट कितना है 650, तो रेट इंटू टाइम, तो 15 दूनी 30, 30% हो गया, तो अमाउंट पूछा है तो 130% की वैल्यू कितनी हो गई, अमाउंट दिया है तो 30% की वैल्यू कितनी, 13,650, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो 1% किसके बराबर, 13 कम 13 13 पचे 65 105, तो 100% किसके बराबर हो गया, यही आपका प्रिंसिपल हो गया। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अब अर्धवार्षिक कर रहा है, अब देखो इसमें सीआई का भी यूज कर दिया उसने भाई, सीआई के बारे में पूछा है, तो अर्धवार्षिक अगर पूछा जाए कि 12 माह में, ये दिखा है साफ साफ लिखा है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि 15 वार्षिक साधारण ब्याज, तो वार्षिक मतलब क्या, 1 वर्ष, 1 वर्ष में 12 माह, 12 माह में जो ब्याज की दर है वो कितनी है 15% है, तो 1 माह में कितनी हो जाएगी 15/12 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा है, उसने क्या कि समान अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रही है, अर्धवार्षिक का मतलब कितना 6 महीने में कैलकुलेट हो रही है अर्धवार्षिक, तो 6 माह में कितनी हो जाएगी, तो 15/12 इंटू 6, 6 दूनी 12 2, 15/2 का मतलब है 7.5%। बात समझ में आई ये चीज, ये इतने में कोई दिक्कत, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह करके बताया, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताया कि 12 माह में, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 माह कह लो या एक वर्ष में कह लो, तो ब्याज की दर 15% है, तो एक माह में 15/12, तो 6 माह में 15/12 इंटू 6 7.5%, 7.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 75/1000, तो 25 या 75, 25 चक्कू 140, तो कितना हो गया 3/40 हो गया, कितना हो गया 3/40 हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो अब कह रहा है, अब देखो अर्धवार्षिक है तो 2 किस्तें बन जाएंगी, 6 माह की यहाँ पर छमाही कैलकुलेट होगा, पहले 6 माह में कैलकुलेट होगा, फिर 6 माह में कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर बात करें तो ये 10,500 है, इसकी बात करें तो ये कितना 3/40 है, 3/40 है, तो स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 43/40, यहाँ भी और यहाँ भी कितना हो जाएगा 43/40 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो मान लो ये काट दो, ये काट दो, तो 105 इंटू 43 ये तो कुछ अप्रॉक्सीमेट 8/40, ऑप्शन तो खैर दूर दूर ही है, ऑप्शन तो दूर दूर ही है, कैसे करेंगे, तो काटे 8 एकम 8 2 बचे 8 त्रिका 24, ये 8 से काट लेते हैं इसको, 8 एकम 8 2 बचा 25 हुआ, 8 त्रिका 24 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको ऐसे कर लो 43 इंटू 43 कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 चक्कू 16, 1 17, 9 2 2 4 7 1 8 1849, 1849 में अगर 13 का गुणा करें तो 3 नेम 27 आएगा, 7 आएगा,
सात आएगा, सात देख, 3 के साथ हासिल लगे 2, 3 चक्कू 12 और 2 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 9 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 7 9 5 14 4 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10, 8 5 13 3 हासिल लगा 1 और 1 2। तो ये तो इसमें जा रहा, ये जा रहा आपका चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि कितनी हो जाएगी, तो ये आ रहा 23, या 23 0 47। क्या गड़बड़ हुई देखते हैं। अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा है उसने, क्या पूछा है, उसने पूछा है आपसे अमाउंट। ठीक है, तो एक बार और इसको करते हैं। वो बात नहीं, 6 माह। तो अगर 6 माह की बात करी जाए तो ये हो गया 3/40, तो इधर भी कितना हो गया 43/40 हो गया, इधर भी कितना हो गया 43/40 हो गया, 43/40 को कितना हो गया 43/40 हो गया। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 43 × 43/4 × 1600। जो जो 1600 की वैल्यू है यही 10,500 के बराबर है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 16 ये इसके डिवाइड करके देखिएगा, जब यहाँ इसमें जितने का इधर करेंगे, जब यहाँ डिवाइड करके यहाँ रखेंगे तो यही आंसर आपका आ जाएगा, लगभग आएगा, निकटतम आएगा, 12,134 यही आपका आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है आप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ, इसको आप जो है इसको जो आप है मासिक, ठीक है, बात समझ में आई? ओ, कि 2 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ पर वही राशि 1 वर्ष बाद। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सेम है, आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, यही 12,134 के आसपास ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु हैं, और ए डी और बी सी के समानांतर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और डी 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा जी, तो एक कोई त्रिभुज है, ये डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु है। ये मान लिया ये डी है, और ये मान लिया क्या है, ये ई है। डी और ई जो है वो ए बी और ए सी पर क्या, ए बी और ए सी पर क्या है, बिंदु है, और डी समानांतर है बी सी के। तो ये रहा डी, इसमें नहीं कुछ थी सही दी यार, मतलब डी डी और जो बीसी है वो क्या एक दूसरे के समानांतर है। बीसी 8 सेंटीमीटर है, डीई डीई कितना है, डीई 5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ए डीई का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वही बात है, सिमिलरिटी वाला ट्रायंगल। देखो, ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और दोनों ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर हम त्रिभुज ए डी ई और सिमिलर होंगे त्रिभुज ए बी, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपने क्या पढ़ा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल ए बी सी, बात समझ में आ गई।
ये बराबर होगा इन किसके स्क्वायर के, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किसके, सी का यही तो में निकालना है। डीई, डीई कितना है 5 है तो 25 हो जाएगा। बीसी कितना है 8 है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। पचम 25 हो गया, 5 नेम 45 हो गया। अगर त्रिभुज ए बी सी का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 64 इंटू 9/5। तो 5, इसको पहले सॉल्व कर लो। 9 चौक 36 का 6 हासिल, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 3 और 9 छाक 54, 54 और 3 कितना हो गया 57 और 3 कितना हो गया 57 हो गया, बटे कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 एकम 5, काम खत्म। 5 एकम 5, 2 आ गया, 6 आ गया, कितना हो गया पचम 25 हो गया, 1 हो गया, दशमलव लगाया 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यही आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल थी तो करके भी मैंने दिखा दी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लंबी हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है और AC को विस्तारित करने पर यह उसी वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। इनकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, त्रिभुज ABC की भुजाएं इतनी है, इतनी है, और उनको विस्तारित करने पर त्रिभुज ABC की, तो त्रिभुज ABC, ये ए बी को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ए बी को विस्तारित करने पर, ए विस्तारित किया, और इसको, और उसके बाद में क्या ए सी को विस्तारित करने पर, मतलब वो कह रहा है किसी वृत्त को बिंदु P पर, तो मतलब यहां पर ऐसे कोई वृत्त है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके, ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछे जरूर जाते हैं। ठीक, ए बी सी आगे, तो उसने कहा ए बी सी में भुजाएं 5 है, 6 है और 7 है, तो ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, और ये कितनी हो गई 7 हो गई। बात समझ में आ गई। तो उसने कहा ए बी को विस्तारित किया तो P पर स्पर्श करा, और AC को विस्तारित करा तो Q पर स्पर्श करा। AQ की लंबाई बताइए, वो पूछ रहा है इसकी लंबाई बताओ। तो आपको पता होगा कि अगर ये कोई सर्किल है, अगर किसी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है कोई P, इससे इस पर अगर कोई रेखाएं डाली जाती हैं, तो जितनी, मान लो ये PQ है और ये R है, तो PQ बराबर क्या होगा PR के होता है, पता है आपको। PQ बराबर किसके बराबर होता है PR के, मतलब इनकी इनकी जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनकी इनकी दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किसी बाहरी बिंदु से इस पर अगर ऐसे स्पर्श रेखा गुजरेगी, इनको छू करके स्पर्श रेखा गुजरेगी, तो जो स्पर्श करने वाला बिंदु है Q, यहाँ पर स्पर्श करने वाला बिंदु है R, तो PQ और PR के बीच की जो इनकी लंबाइयां होंगी वो क्या होंगी, वो बराबर होंगी। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो, अब अगर मान लो कि अगर आप मान लें कि A है, तो ए भी ए है। बात समझ में आ गई। अगर ये ए है तो ये पूरी 6 है, अगर इसको ए मान लिया तो ये भी क्या हो गई, ए हो गई। अगर ये पूरी ए है और इतनी आपकी, इतनी ए मान ली आपने, पूरी 6 में से इतनी ए मान ली, तो ये कितनी बची, ये बची आपकी 6 माइनस ए। कितनी बची आपकी 6 माइनस ए बची। अगर ये 6 माइनस ए होगी तो ए भी कितनी होगी, ये जो आ रही ए भी कितनी होगी, ए भी 6 माइनस ए होगी। बात समझ में आ गई। तो इन दोनों के जो बीच की दूरियां होंगी वो क्या होंगी, ये जो यहाँ से, अब जो यहाँ से यहाँ आएगा और जो यहाँ से यहाँ आएगा ये बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस ए इज इक्वल टू, 5 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6 माइनस ए, तो 5 प्लस ए इक्वल टू 7 और 6 13 माइनस का ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर देखें तो ये हो जाएगा ए उधर, ये माइनस का इधर आएगा तो 2a हो जाएगा, और ये 13 से 5 चले गए तो कितना हो जाएगा, 13 से 5 चले गए तो 13 से 5 चले गए तो कितना बचा, 8 बचा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ए तो कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ए की वैल्यू अगर 4 आ गई तो 6 माइनस ए, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस, ऐसे लिखा ना 6 माइनस है, तो 6 माइनस ए की वैल्यू 4 तो 2 हो जाएगा, तो 7 ये और 2 ये, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात समझ में आई। ये अगर ये चीज आपको पता है कि ये कोई सर्किल है और ये कोई बाहरी बिंदु P है, इससे अगर इस पर कोई ऐसे रेखा, स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो मान लो ये यहाँ पर Q पर स्पर्श कर रही है, ये X पर स्पर्श कर रही है, तो जो PQ और XP होंगे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जो है, ये और ये क्या होंगी, लंबाइयाँ जो होंगी वो क्यों बराबर होगी, उसी का कंसेप्ट का यूज किया। अगर इसको, अगर भाई सीधी सी बात है, ये पूरी 6 है, अगर ये a मान ली तो ये क्या हो जाएगी, 6 माइनस ए हो जाएगी, तो a प्लस 6 माइनस ए, ये कट जाएगा तो 6 ही तो बचेगा। बात समझ में आ गई। अब बउआ वाला क्वेश्चन, इतने में कोई दिक्कत, देख लेते एक बार सारी चीजें ठीक चल रही कि नहीं चल रही, फिर आगे देखते हैं सारी चीजें ठीक चल रही कि नहीं चल रही है। सारी चीजें लगभग अभी जो है वो ठीक चल रही, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, कह रहा है 2015 में संस्थान बी, सी और ई में वीसी के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2016 में संस्थान ए, डी और एफ में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से x% अधिक है, x का निकटतम मान ज्ञात करो। अच्छा जी, तो 2015 में बी, सी, ई, ये तो निकाला था ना, 2015 में बी, सी, ई, तो यही था ना 2015 में बी, सी, ई। अच्छा ये दूसरा था, ए, सी, ई था। चलो इधर देखो, वो कह रहा है कि 2015 में संस्थान 2015 में बी, तो ये 200 200 420 420 और 420 और सी, 200 200 400 420 420 80 500 200 600 500 100 600। और क्या करा 2016 में एडीएफ, 2016 में ए, तो 200, ये देखो 165 61 200, 5 10 का जीरो, 5 5 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 7 और 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 2 और 1 3 और 1 4 1 5, 540। चलो 540। तो कह रहा है कि 2015 में बी, सी और ई में ये रहे, और 2015 में ए, डी, एफ में 540 ये रहा, एक्स अधिक है। तो अगर जीरो से ये जीरो काट दो तो 60 जो है वो 54 से कितना अधिक है, क्या कह रहा हूँ, 60 रुपए जो है वो 54 से कितने अधिक है, कितने अधिक है। तो आप कहोगे जी ये अधिक है 6, ये अधिक है कितने से, 54 से। तो कितने परसेंटेज निकालना, 100, तो 100 नेम 6 नेम 54, तो 100/9 कितना हो जाएगा, 11, 11 वाला आंसर आ जाएगा, यही 11 से 1/9, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। 9 से कर लो, 9 एकम 9, 1 बचा 10 हुआ, 9 एकम 9 फिर 1 बचा, ठीक है, फिर 1 बचा 10, 9 एकम 9, तो यही आएगा ना, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ग्राफ के, तरह निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़े 5 संस्थानों में 4 भिन्न भिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं। तालिका का अध्ययन करें और ये करें, ठीक है। संस्थान ए और बी को मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान, संस्थान ए और बी में, संस्थान ए में ये रहा और बी में ये रहा, संस्थान ए और बी में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 4 3 7 और 1 कितना हो गया, 81 हो गया। संस्थान बी और सी में मिलाकर, संस्थान बी और सी में मिलाकर कला का अध्ययन, तो संस्थान बी और, अच्छा संस्थान बी, नहीं सॉरी ये कंप्यूटर था, ये ए और बी के लिए कंप्यूटर था, ए और बी के लिए कंप्यूटर कितना, 8 7 15 का 5 ऐसे लगा 1 5 4 9 1 10 कितना हो गया, 105 हो गया। संस्थान बी और सी में मिलाकर कला का अध्ययन, संस्थान बी और सी में मिलाकर कला का अध्ययन का मतलब क्या हो गया, 5 और 5 10 कितना हो गया, 5 और 5 10, 1 बचा 5 4 9 1 10 हो गया। तो 105 जो 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, कितने से, 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100 से, ये कट गया 5 आंसर आ गया, काम खत्म।
बात खत्म। इससे सिंपल क्या होगा, क्लियर होगा, इतने में कोई दिक्कत, सिर्फ जोड़ के लिखना था, कुछ नहीं करना। तो बात समझ में आई आपको, आगे बढ़ते हैं। समझने वाला थोड़ा सा इसको समझिए क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित कक्षा में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई में 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 1.1 स्थान तक ज्ञात करो, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्स विद्यालय और रहा आपका वाई विद्यालय। इसी परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित कक्षा में छात्र उपस्थित हुए और 20%, तो मान लिया इसमें 100 थे, 20% तो मतलब पास 20 हुए, तो फेल कितने हो गए, आपकी बात खत्म हुई। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई में 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, एक अधिक छात्र उपस्थित हुए। बात समझ में आएगी, बात समझ में आई आपको। 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, तो 100 का 130% कितना आएगा भाई, 130 आएगा, 130 आएगा। 130 अधिक हुए तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 230 हो गया। बात समझ में आ गई। एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विद्यालय, तो दोनों विद्यालय 230 इधर और 100 इधर, तो कितना होगा, दोनों विद्यालय में कितने हो गए, 330 हो गए। 330 में 90% क्या हुए, पास हुए हैं। 90% क्या हुए, पास हुए, जीरो से जीरो चला गया, ठीक है। 9 त्रिका 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 त्रिका 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया। तो कितना हो गया, 297, 297 पास हुए। तो पास कितने हुए, पास कितने हुए, पास हुए आपके 297। बात समझ में आई। 297 क्या हो गए आपके पास हुए, कुल कुल पास हो गए, 297 कुल पास हो गए, ठीक है। अब 297 अगर कुल पास हुए हैं, तो 97 उसमें 80 फेल हुए थे, वो फेल हुए थे, ठीक है। तो कितना बचा, ये आएगा आपका 13, 13, तो वो हो गया आपका 230 से 13 खिलेगा 217 बचा। ये बचा आपका 217, ठीक है। 297 भाई 330 था, 330 में 297 पास हुए, तो फेल कितने हुए, 97, कितना था, 230, तो कितना 13 फेल और 217 पास हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब उसने पूछा है कि तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण, विद्यालय वाई में फेल कितने हुए, 13 हुए, टोटल कितने थे, 230 थे, तो कितना हो गया, 100 हो गया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये आ गया 130 और बटे 23, 15, 5 दूनी 10, 5 से 5 थे 15 का 5, 5 थे 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, 5 थे 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 10 में से 5 गया 5 बचे, 2 में से गया 15, दशमलव लगाया जीरो, फिर 150 हो गया, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिका 21 और 7 दूनी 14 और 2 7, 7 त्रिका 21 का हासिल लोगों, 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही आ रहा है आपका, जो है वो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में भाई वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, सिंपल सा करते गए, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इस तरह ओ केंद्र वाले वृत्त, क्या, ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए एक्स, पी ए एक्स और पी बी वाई एक बहा बिंदु से, पी से बिंदु ए और बी की वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि एंगल क्यू ए एक्स बराबर 59 डिग्री और एंगल क्यू बी वाई बराबर 72 डिग्री। तो एंगल ए क्यू बी का माप ज्ञात करो। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो ओ केंद्र वाला वृत्त है, ये रहा आपका वृत्त,
और रीड कर लेते हैं फिर से। ठीक, तो ये से ए और बी, तो वही बात, कोई बाह बिंदु ले लिया, मान लो ये कोई बाह बिंदु ले लिया, ये पी ले लिया, तो तो क्या है, ओ केंद्र वाले वृत्त में पी एक्स और पी बी वाई एक बाह बिंदु पी से ए और बी पर, तो ऐसे करो। आगे चलकर के कितना हो गया, एक्स हो गया। वैसे ये स्पर्श करेगा, ठीक है, और ये क्या हो गया, वाई हो गया। बात समझ में आ गई, पी भी वाई हो गया। एक बाह बिंदु पी से और ए और बी जो है वो क्या है, थोड़ा सा वेट करिए, बस एक बार सिलेक्ट हो जाए, अब की बार। बस बस, प्रभु की इच्छा से हो गया शायद। चलो, अरे अब जो कलर चल रहा है वही करेंगे भाई, चेंज नहीं करेंगे, चेंज करने में ये हैंग करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पी एक्स हो गया और ये पी भी क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ये स्पर्श, ये इसको और आगे ऐसे कर लो। ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु Q, कह रहा वृत्त पर एक बिंदु जो है वो Q इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स, तो मान लिया वो जो वृत्त पर एक बिंदु Q है वो इस प्रकार है, तो कह रहा क्यू ए एक्स, तो Q को A से मिला दो, Q को A से मिला दो, ये एक्स, तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्यू ए एक्स। तो क्यू ए एक्स कितना है, 59 डिग्री है। और क्यू बी वाई 72 डिग्री, ये क्यू है, ये 72 डिग्री है। क्यू बी वाई कितना है, ये कितना है, ये 72 डिग्री है। तो कह रहा कि ए क्यू बी मतलब वो कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है, ये आप बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, क्या, अल्टरनेट सेगमेंट, एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी। तो इसको यहां से ये मिला दो, अगर ये 72 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, डिग्री, ये 59 डिग्री है तो ये कितना होगा, 59 डिग्री होगा। तो 72 और 59 कितना हो गया, 9 2 11 1 7 5 12 और 13 131। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में 131 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 डिग्री हो जाएगा। काम खत्म। तो क्या हो गया, करेक्शन आ गई। इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आरोही क्रम में लिख, थोड़ा सा स्पीड से चलते क्योंकि वैसे बहुत टाइम हो चुका है, हो जाएगा, और हमारी क्लास बड़ी स्लो चल रही है। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम तीन संख्याओं 36 और 53 का औसत ज्ञात करो। देखो, मैं ऐसा जबरदस्त तरीका इसका बताने वाला हूं, आप कहेंगे वाह। देखिए, तरह की 8 क्रमागत संख्या है, तो 8 क्रमागत संख्या ऐसे तो होंगी, इधर होंगी और 4 इधर होंगी, और इनके बीच में कहीं होता वो क्या कहलाता, औसत कहलाता, जो कि क्या है, 17 है। बीच वाली संख्या 17 है। तो अब इससे पहले वाली जो संख्या होगी वो क्रमागत है, तो असम है, क्रमागत सम है, तो 16 होगी। 16 से पहले क्या होगी, 14 होगी। 14 से पहले क्या होगी, 12 होगी। 12 से पहले 10 होगी। वैसे ही बीच वाली ये 16, बीच औसत तो 17 है, औसत अगर 17 है तो ये संख्या अगर 16 है तो ये क्या होगी, ये 18 होगी, ये 20 होगी, ये 22 होगी, और ये क्या होगी, 24 होगी। तो कह रहा अंतिम तीन संख्या 20, 24, 20, 22 और 24 प्लस, तो कह रहा कि 36 और 53, इसको बटे में कितना, इनका औसत 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 4 13, 13 और 2 कितना हो गया, 13 और 2 कितना हो गया, 15 हो गया। 13 2 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 और 1 6 3 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15 बटे 5, 10 3 15 और 5 एकम 5, कितना हो गया, 31 हो गया। समझ में आई, बात समझ में आई आपकी कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए कह रहा है यदि 7 अंक वाली संख्या 9496 72 से विभाज्य है तो x डज नॉट इक्वल टू y के लिए इसकी वैल्यू बतानी है। तो 72 को आप ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 9। 9 के लिए पता है कि डिविजिबिलिटी रूल उसके डिजिटल सम के हिसाब से देखो तो सबका सम ऊपर 9 आना चाहिए, 9 से डिवाइड होने वाला आना चाहिए। 8 के लिए क्या आखिरी के 3 डिजिट 9y6 8 से तभी डिवाइड होंगे, 8 से डिवाइड होने चाहिए, ये इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए 8 से डिवाइड होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो क्या करेंगे y की वैल्यू 1 रख के देखेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर y की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे 9 तक चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो पहला काम क्या करें, पहले तो ये कर लो 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 और 6 और 9 कितना हो गया क्या नाम 4 और 2 6 और 6 और 6 कितना हो गया 12। तो 12 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 9 ये 9 के लिए हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पर y की वैल्यू अगर 1 तो 8 एकम 8 1 8 एकम 8 3 8 36 नहीं 2 से भी नहीं जाएगा, तो y की वैल्यू 3 रखने पर काम बनेगा। वैल्यू जो है वो 3 रखने, अगर y की वैल्यू 3 रख दें तो ये 3 रखें तो ये हो जाएगा 936 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 936, 8 एकम 8 1 बचा 8 एकम 8 5 13 और 13 और 5 56 56 ये भी नहीं होगा, 3 से भी कहानी नहीं बनेगी, 3 4 से फिर नहीं बनेगी, 4 5 6 6 रख के देख लो, 6 रख के देख लो, 8 एकम 8 8 2 नहीं नहीं ये भी नहीं बनेगा। तो अब अगर 7 रख लो तो 8 एकम 8 8 से, तो y की वैल्यू 7 रखने पर जो है वो वैल्यू कट रही है। तो अगर यहाँ पर y की जगह पर 7 रख दो तो 12 7 19, 12 और 7 19, 19 और 27 होता है, 19 और 8 9 8 17, तो x की वैल्यू 8 रख दें तो ये हो जाएगा 12 8 20 और 7 27, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा भाई। 12 और 8 20 और 7 27 ये आ गया, 27 27 9 से करें तो कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो अगर x की वैल्यू 8 रख दें और y की वैल्यू 7 रख दें, हमारा क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 3y, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 8 हो गई और 3 इंटू वाई की वैल्यू 7 हो गई, तो 8 दूनी कितना हो गया 8 हो गया 16 हो गया। आप 7 हो गया 2 और 1 3 हो गया कितना 37, क्या हो गया 37, यही ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जरा ए बी और सी के बीच की राशि 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। बी का भाग ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी का कितना है 9:8 और ए और सी का कितना है 4:5। तो ए का यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर ए का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसको कर लो, यहाँ 4 कर लो, यहाँ कितना कर लो 9 कर लो। तो अब कितना एक्चुअली में आ जाएगा ए और बी सी, 9 चौक 36 4 अठे 32, 9 चौक 36 9 पना 45 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 36:32 45 आ गया। अब वो कह रहा है ए और बी की राशि को इतने में विभाजित किया जाता है तो हमें बी का भाग बताना, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 और 2 7 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 5 5 3 8 8 और 3 11 113, 113 की जो वैल्यू है वो 31,886 के बराबर 866 के बराबर है, 866 के बराबर है। बात ठीक है, बराबर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको काटो, अगर इसको काटो तो कितना जाएगा, जैसे कि बी का कितना है 113, 2 2 3 6, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 3 त्रिका 9, 3 से नहीं 2 से जाएगा, 2 3 6 2 3 6 2 1 कम 2, 8 से 6 का 2 बचे, यहाँ बचा 11 9, 11 से 2 गए 9 बचा 92 आ गया 6 आ गया, 8 त्रिका 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 कम 8 2 10, 8 कम 8 8 से जाएगा 9, 8 से जाएगा, 8 त्रिका 24 के 4 हासिल लगे 2, 8 कम 8 2 10, 8 कम 8 और 1 9 904, ये 2 आ गया, ये 2 22 आ गया, ये क्या हो गया 6 हो गया।
2 से जाएगा, 2, हाँ 2 से जाएगा तो ये 282 आएगा। तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई, 282 आ गई। तो हमें कितने की बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसने कहा ना बी का भाग बताइए, तो बी का कितना है 32। तो 282 इंटू 32, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट एक ही आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इससे सिंपल और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछा गया है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे हर शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन इसने अभी जैसे कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा गहराई गहराई में, अब वो कुएं में ना उतर के अब वो थोड़ा सा कुएं से भी नीचे उतर गया। मतलब पहले वो 10 फीट गहरे गड्ढे में था, अब वो 20 फीट गहरे गड्ढे में चला गया। क्यों? जो अभी तक तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाती थी कि क्या होगी वैल्यू, लेकिन अब उसने 18 कर दिया, यहाँ 12 कर दिया, उसने दिमाग लगा दिया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपको समझना है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको आपको समझना है। बताइए, क्या दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं तो बता ही रहा हूँ, बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो रूट 18x लिखा और रूट 12y लिखा है, इसको 18 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 9 इंटू 2 रूट एक्स प्लस 4 इंटू 3x मल्टीप्लाई। 9 को अगर बाहर कर लो तो इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है 3 रूट 2x, और 4 से बाहर कर लो तो 2 आ जाएगा, 2 रूट 3x। अब देख लो, अगर इसका क्यूब करोगे तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 दूना 54 रूट 3। अब आ गया समझ में, आ गई क्या हो गया। अगर आप 3 रूट 2x का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, रूट 2 का रूट 2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और फिर रूट 2, भाई यही तो होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बात समझ में आ गई। तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 दूना 54 रूट 2। बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत? तो वही चीज तो यहाँ लिखी हुई है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको एक्सप्लेन, अब वो थोड़ा सा उसने और डीप कर दिया, कुछ करा नहीं है उसने। और अभी तक क्या होता था, एक्स ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी रहती थी तो आपको पता चल जाता था उससे। तो अब देखो, अब हम डायरेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 54 रूट 2x क्यूब ये एक है, इसको ही लिख सकते हैं 3 रूट 2x ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बात समझ में आ गई। थ्री रूट 2x, तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2x प्लस 2 रूट 3x ब्रैकेट में ए स्क्वायर। तो 3 रूट 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 3 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपका 18x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 तीन 12x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा ए बी। ए कितना है 3 रूट 2 और बी कितना है 2 रूट 3, तो 3 दूनी 6, 6 रूट 6, तो ये हो जाएगा 6 रूट 6 एक्स वाई। अब उसने ये दिया, इससे कंपेयर कर लो, और डिवाइड में जो आ जाएगा ये देखो, और कर लो डिवाइड में 18 रूट एक्स और रूट 18x प्लस रूट 12y है, इसको ही लिख सकते हो, ये रूट 2x 3x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया ये, इससे कंपेयर कर लो। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 18 हो गई, बी की वैल्यू 12 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 6 रूट 6 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 6 रूट 6 हो गया। बात समझ में आ गई। ए स्क्वायर का मतलब कि अब इसमें ये वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर लो, ए माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 18 में 324 होता है, यही होता है ना, 19 381 हो 361 होता है। ठीक है, तो बी की बात करें तो 12 12 में 144 प्लस ये माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, शतरंग 36 ठंगे कितना 216 हो जाएगा। 6 4 10, 4 और एक 5 और एक 6, 2 और एक 3, 360 हो गया। तो 324 माइनस 360 कितना हो गया, माइनस का 36 हो गया। बात खत्म। ये क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, इतने में कोई दिक्कत? अगर आपको कोई क्वेश्चन में नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसको बताऊंगा। आगे बढ़ता है, जरा यदि cos a माइनस बी इज इक्वल टू 3 रूट 2 और cot a प्लस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट 3, जहां a माइनस बी और a प्लस बी क्या है, न्यून कोण है, तो आपको बताना है क्या,
तो 2a-3b का मान जो है वो क्या करना है, आपको बताना है। बात समझ में आई आपको? इतनी बात क्लियर हुई? तो कैसे करेंगे बताओ? इसको आप होमवर्क में करोगे कि मैं बताऊं? इसको होमवर्क में करोगे कि मैं बताऊं? कंधे में दर्द सा पता नहीं क्यों होने लगा। इस तरह के cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो cos cos में √3/2 देखा जाए तो किसकी वैल्यू होती है? 30 की वैल्यू होती है। तो ये कितना हो गया? cos 30 हो गया। cos से cos क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? 30 का हो गया था। आगे बढ़ते हैं। cot a प्लस बी 1/√3। तो cot में 1/√3 किसके बराबर होता है? 60 के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका cot 60। cot से cot चला गया, a 60 हो गई। तो यहां लिख लो। ये लग जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। a की वैल्यू 45 हो गई तो b की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू अगर 45 हो गई तो b की वैल्यू 15 हो गई। तो -3b 2 इंटू ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू कितनी होती है? 15। तो 45 दूना 90, 90 से 15 चले गए। अगर वैल्यू 60 है, ए की वैल्यू 45 है तो बी की वैल्यू 15 आ गई। तो 2a-3b, अच्छा अच्छा 2a यहाँ 3 का भी मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा आपका 45। ये 45 हो जाएगा। 90 से 45 गए तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तेरा ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो उसी दूरी को तय करने के लिए उसे बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। बी की चाल बताओ क्या है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। आपने पढ़ा है क्या? आपने क्या पढ़ा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो पढ़ा है। तो कह रहा है 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। 8 घंटे अधिक समय लगता है। तो ये कह रहा है कि 160 किलोमीटर की दूरी अगर ए ऐसे स्पीड से तय करेगा, ठीक है, और 160 की ही डिस्टेंस जो है वो बी जो है वो एस बी से तय करेगा तो 8 घंटे अधिक समय लगता है। तो टाइम कितना? 8 हो गया। ये क्वेश्चन 1 हो गई। ए अपनी चाल को दोगुना करता है, तो ए अपनी चाल को दोगुना करेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 ऐसे कर लेगा। तो उसी दूरी को तय करने में बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो बी की चाल तो वही रही 160 बटे एस बी। 3 घंटा अधिक करता है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर अब क्या करें इसको? माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब ये इसको कर लो, इसको ऐसे कर लो 280, तो काट लो। तो ये हो गया 160/SA, 160/SA। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, तो इसको भी देखो काटो ना तो ऐसे कर लो। इसमें आप जो है 1/2 का अगर मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, पूरे में आपने क्या किया? 1/2 का मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हो जाएगा 80 और ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? ये वाला पोर्शन बचेगा। बचेगा 60/SB माइनस 80/SB, अपॉन एस बी। तो ये हो जाएगा, ये जब 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इनको बोल देता हूँ। एक सेकेंड। हेलो। हाँ, मुझे क्लास ले रहे थे जरा सा, अभी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 160 अपॉन एस बी माइनस 80 अपॉन क्या हो जाएगा एस बी हो जाएगा। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब ये एच बी अगर कॉमन ले लोगे 160 से 80 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन एस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो बी की चाल निकालनी तो बी की चाल कितनी आ गई 80 आ गई, बात खत्म। इतने में कोई दो इक्वेशन बना के बराबर करके काम कर लेना था, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ए निकलती तो ए ना निकाल के बी निकालना था डायरेक्ट, तो बी निकाल ली। इस वजह से पहले वाला मेथड ना करके ये कर लिया। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। इतने में ये 2 से काटा है तो ये 80 आ रहा है, तो ये भाग देने पर यहाँ 80 आ रहा होगा, तभी ये कटा है। ठीक है, आगे बढ़, आगे बढ़ो। ये देखो क्वेश्चन में इसमें वैल्यू रखनी है। ये लिखा है 3/4। कितनी होती है कॉट 30 की वैल्यू होती है आपकी √3, स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी माइनस का 3। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू जो होती है आपकी, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का 9/4 प्लस का 3/4, ये और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस का 3/4 और माइनस का 1। 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 9 + 3 माइनस का 4, 9 और 3 12, 9 3 12, 12 से 4 चले गए 8, 8 से 4 चले गए, डिवाइड बाई 4 है तो 2, काम खत्म। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, मतलब मार्क प्राइस कितना है 1500 रुपए। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु बेचता है, तो ये एसपी 150 का 20%, तो कितना होगा 150 का 10%, 1500 का 10%, 150 तो 20% 300, तो 1500 में 300 चलेगा तो कितना बचा 1200, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1200 हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 991 दिया है, तो उसका लाभ बताना। तो 991 की चीज को 1200 में बेच रहा है तो कितने का लाभ कमा रहा है बताओ। 91 और 9 1000 हो गया, 91 और 9 कितना हो गया 1000, 91 और 9 1000 हो गया, तो ये हो गया 209 लाभ कमा रहा है। उसका लाभ बताना रुपए में बताना, तो 209 रुपए का लाभ कमा रहा है, काम खत्म। क्या इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत बताए कोई, जिसको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 344.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात करो। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या है डायरेक्ट आपको फार्मूले रखने और कुछ खास नहीं करना है। बात समझ में आई तो देखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πRH बराबर कितना 462, और इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो आधार का क्षेत्रफल तो एक सर्किल, तो πr² की वैल्यू 346.5, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² बराबर 334 बटे कितना 10। ठीक है, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 3 33, 1 बचा 16, 11 कम 11 5, 11 पचे 55, 2 से कटेगा नहीं, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 5 छका 30, 5 3 15, तो r² की वैल्यू कितनी आ गई 63 इंटू 7 बटे 2 इंटू 2, 63 को ऐसे लिख लो 7 नेम 63 इंटू 7 बटे 2 इंटू 2, तो स्क्वायर लगा तो r कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 21/2 आ गई। कितनी आ गई 21/2 आ गई। अगर वही r की वैल्यू यहाँ रख दें तो h पता चल जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21/2 इंटू h बराबर कितना 462, 462, 11 से कटेगा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 44 और 2, 11 दूनी 22, ये 2 से 2 ये कट गया। ठीक है, 7 त्रिका 21, 7 और 6 42 और 3 दूनी 6, ये 2 आ गया, ये 2 से ये 2 भी कट गया, तो h बराबर कितना आ गया 7 आ गया। कट पिट के h कितना 7 आ गया। उसने पूछा क्या बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है v = πr², पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2 इंटू h की वैल्यू 7,
ये 7 से ये 60 कट जाएगा, ये 2 से कट के 11 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 2425.5 आ जाएगा, काम खत्म। ये जो ए ऑप्शन वो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ करना है देखो, इतनी कैलकुलेशन देखो क्या है कि इसमें कैलकुलेशन एक दो बार करनी पड़ी, वैल्यू सब कटती चली जा रही है, ऐसे वो एग्जामिनर देता है। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। इसका आप क्या शॉर्टकट लगाओगे, क्या इसमें शॉर्टकट लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि दिमाग में कर लोगे, यही शॉर्टकट लगाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से करिएगा। कोई देखो पिछला वाला क्वेश्चन था वो 10 सेकेंड में हो जाता, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मान लो कि 30 सेकेंड में हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा मैं भूल गया, मैंने आपसे ये कहा था कि जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा अगले दिन मैं उसको अपने फिर से उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो अब मैं याद रखूंगा, अब जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा उसका मैं पहले आपको सोल्यूशन करवाऊंगा पहले इस अगली क्लास में, ठीक है। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप बताइएगा, अगली जो क्लास लूंगा उसमें मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगा। आगे बढ़ो। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा और क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में तो इसमें भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन में तो इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो देख लो। सेक स्क्वायर थीटा देखो यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है कोई दिक्कत क्या साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको ऐसे लिखा रहने दो अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये जो आपका लिखा है माइनस, तो ये तो आपने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले से लगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस, इधर की बात करें तो थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 1 प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस -1, तो यहाँ से 1 ये कट जाएगा, तो ऊपर आ गया आपका साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा चला गया तो आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, सिर्फ करते गए आंसर खत्म। और अगर वैल्यू पुट करके देखना है, वैल्यू पुट करने से मुझे ये ज़्यादा आसान लगा तो मैंने इससे बता दिया। आगे बढ़ो। अगर वस्तु 640 में बेचकर किसी वस्तु को वस्तु के विक्रय पर 15% की हानि होती है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कोई वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। अच्छा, कोई वस्तु 640 में बेचकर, जो 640 में बेचकर विक्रय मूल्य पर 15% की हानि, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि आ रही है, तो कैसे करेंगे देखो, विक्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 5×15 5 दूनी 10 20 3/20। तो अगर 20, अगर यहाँ पर देखो सीपी है और एसपी है, और ये क्या है आपका, ये लॉस है मतलब हानि है। तो अगर सेलिंग प्राइस 20 है, 20 पे अगर 3 की हानि हुई है तो सीपी कितना रहा होगा, 23 रहा होगा। सीधी सी बात है, 23 रुपए पर 3 रुपए का नुकसान हुआ तो 20 रुपए आया, 23 रुपए पर 3 रुपए का नुकसान हुआ तो 20 रुपए आया। इतने में किसी को कोई दिक्कत, 23 रुपए पर 23 रुपए थे, 3 रुपए गिर गए तो कितने बचे, 20 रुपए, 20 रुपए बचे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
अब उसने यहाँ पर कितने में बेचा, 640 में बेचा है। कोई वस्तु 640 में बेचकर ये प्राइस 20 आ गया, बेचा था तो ये आ गया 0 से 0, 2 3 6 32 हो गया। तो इस सीपी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 9 4 13 3 आंसर लगाया 1 736, कितना 736। आगे बात समझ में। अब इस पे आपको 15% का लाभ देना है, मतलब 115/100 कर लो, ये 15% का लाभ देना है। कितना हो जाएगा, 25 से काट ले, नहीं 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 20 से कटेगा, कटेगा 2 1 कम 2 0, 2 3 6, 1 बचा, 2 छंगे 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 बचा। तो 368 इंटू 23/10, 2 3 6, ठीक है, 3 अट्ठे 24। देखो भाई 3 अट्ठे 24, एक यूनिट डिजिट तो आर आ रहा है, तो 0.4 आएगा। तो यही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको नहीं तो आप पूरा गुणा करके देखना, यही आंसर आएगा। इतने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। 32:12, देखो ये जो है आपका वो उसका क्वेश्चन है बॉड मास, इसको आप कर लेना, इसको आप कर लेना, आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार बता चुके, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 85, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 913 है। तो इतना इसका मान बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो डायरेक्ट फार्मूला, एक क्या है, पहले मैं जब स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग के लोग इसको कैसे करें, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz बराबर क्या होता है, प्लस वाई प्लस जेड, कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये होता है। तो ये होता है, तो अब क्या है, इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जो वैल्यू है, वो जो है हमें क्या करनी है, बतानी है। वो हमें क्या करनी है, वो हमें पता नहीं है, तो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले क्या फार्मूला लगाओ, उसके लिए फार्मूला आप ये लगा लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में ट्वाइस बाहर कर लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 सत्ते कितना हो गया, 49 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 85 है, प्लस 2, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये हो गया 49 से 85 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 85 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 36, ये प्लस 2 उधर बचे, डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स, तो कितना माइनस का 18 बराबर बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ो। तो अब ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ 7 आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 85 हो गई, माइनस, अब ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -18, ये माइनस बाहर लिखा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इन सबको जो है आप जोड़ लो, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी दी है, ये दी है आपकी 913, कितनी दी है 913, तो ऐसे लिख लो 913 बराबर 85 और 85 और 18 कितना हो गया, 8 15 103 हो गया, 103 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको ऐसे लिख लो 3xyz बराबर कितना था, 7 इंटू 103 आया था, ये कितना, 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, 721, 913 माइनस 3xyz, ठीक है। तो अब ये 913 माइनस 721 बराबर इधर आ जाएगा, ये तो 3xyz हो जाएगा।
3 से 1 गया 2, यहाँ 11 से 2 चले गए तो कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, यहाँ 8 से 7 गया तो 192 हो गया। जेड 3 से डिवाइड कर लो, 3 18, 1 1 3 चौको 12, एक्स वाई जेड। अब उसने पूछा क्या, इसका क्यूब रूट पूछा है, तो 4 चौको 16 चौको 64, 4 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 कर दो। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ो, एक मिनट। ठीक है, फिर क्लास को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, आपकी क्लास जो है वो लगभग ओवर ही हो चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन था वो आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही था शायद। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आपको पूरे करवा दिए हैं। आपको सारे क्वेश्चन ये, हाँ ये था, ये आ गया 4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वो आपको क्वेश्चन फिर से बताऊंगा, पर्सनली आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए जीएस और रीजनिंग कैसे तैयार करना है, आपको उसकी एक स्ट्रेटजी लेकर के आना हो, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रो कराने में हमारी मदद कीजिए। बहुत ही छोटा सा चैनल है, आपके लिए बहुत मेहनत की जाएगी, एक से एक अच्छा आपको कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद सब लोगों का। तो सब लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।